रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा, एक लंबी सुनसान सड़क। तीन लोग एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे। बाइक को प्रियांशु नाम का लड़का चला रहा था। तभी पीछे से एक दूसरी बाइक आती है। पहले दूरी बनाए रखते हैं, फिर धीरे धीरे पास आती है। वो लोग प्रियांशु की बाइक को ओवरटेक करते हैं और आगे जाकर रोक देते हैं। अभी एक बाइक सवार प्रियांशु के पास जाता है और उनसे एक एड्रेस पूछने लगता है। प्रियांशु ने जवाब देना शुरू ही किया था कि पीछे बैठा आदमी ने अचानक फायर कर दिया। एक के बाद एक कई गोलियां चली। प्रियांशु बाइक से गिर पड़ा। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, हमलावर अंधेरे में निकल चुके थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या प्रियांशु की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर ये एक सोची समझी चाल थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वापस जाना होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले बड़वाना गांव में यहीं रहता था प्रियांशु कुमार सिंह, एक शांत, सीधा साधा और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ तक थी। बड़ा भाई शहर में अलग परिवार के साथ रहता था। गांव में प्रियांशु की पहचान एक ईमानदार और भरोसेमंद लड़के की तरह थी। ना कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद। जब शादी की बात चली तो परिवार ने लड़की देखना शुरू की। क्लास जाकर रुकी गोरानंद गांव की 27 साल की गुंजा पर। बातचीत हुई, सब कुछ समाने लगा। रिश्ता तय हो गया और 10 मई 2025 को दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो गई। शादी के बाद गुंजा ससुराल आ गई। घर में कुल मिलाकर सिर्फ 3 लोग, प्रियांशु, उसकी माँ और गुंजा थी। प्रियांशु काम के कारण अक्सर बाहर रहता था, इसलिए ज्यादातर वक्त गुंजा और उसकी सास घर पर रहती थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। 23 जून 2025 वही तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन प्रियांशु अपनी सिस्टर से मिलने चंदौली, उत्तर प्रदेश गया था। रात वहीं रुका और अगली दोपहर घर लौटने के लिए ट्रेन में बैठा। पूरे सफर के दौरान उसकी पत्नी गुंजा बार बार फोन कर रही थी, हालचाल पूछ रही थी। प्रियांशु खुश था। उसे लगा पत्नी उसे लेकर काफी फिक्रमंद है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी की आखिरी बातचीत होगी। शाम होते होते उसने माँ को फोन कर बताया कि घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। माँ घबरा गई क्योंकि स्टेशन से घर की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। जंगली इलाका और रात में सन्नाटा। माँ ने प्रियांशु के दोस्त और उसके पड़ोसी सोनू को घर बुलाया और उसे स्टेशन भेजा प्रियांशु को घर लाने के लिए। सोनू अपने दोस्त अनूप को भी साथ ले गया। ट्रेन आई, प्रियांशु स्टेशन पहुंचा। उसने कहा, अब बाइक मैं चलाऊंगा। तीनों घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में खाओ गांव के पास घना अंधेरा, लंबी सुनसान सड़क। अचानक एक बाइक पीछे से उन्हें फॉलो करने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बाइक ने ओवरटेक किया और रास्ता पूछा। प्रियांशु अभी जवाब दे ही रहा था कि पीछे बैठे शख्स ने अचानक बंदूक निकाल ली और 7 से 8 गोलियां सीधे सर पर मारी। प्रियांशु मौके पर गिर पड़ा। हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। सोनू और अनूप सन्न रह गए। चीख पुकार मच गई। ग्रामीण की मदद से प्रियांशु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। पुलिस पहुंची और यह साफ समझ गई कि यह एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान्ड मर्डर है। वहीं दूसरी तरफ जब सोनू और अनूप ने प्रियांशु के घर फोन करके पूरी घटना के बारे में बताया तो घर के अंदर सब कुछ एक पल में बदल गया। उसकी माँ के लिए यह सदमा संभाल पाना नामुमकिन था। जिस बेटे को कुछ घंटों पहले घर लौटने का इंतजार कर रही थी, उसी बेटे के बारे में अब मौत की खबर मिल रही थी। और प्रियांशु की पत्नी गुंजा यह सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उस घर में उस वक्त कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा भारी था। ऐसा सन्नाटा जो शायद पूरी जिंदगी कभी हल्का ना हो। इसी बीच प्रियांशु का बड़ा भाई भी मौके पर पहुंच गया। हालात संभालते हुए अगली सुबह 25 जून 2025 को थाने पहुंचा और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। प्रियांशु एक रसूखदार जमींदार परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ गुस्सा भी था, डर भी था और सबसे बड़ा सवाल था, इतना सीधा साधा लड़का आखिर किसका निशाना बना और क्यों? मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया। क्राइम सीन की बारीकी से जांच की गई, लेकिन ना हथियार मिला, ना कोई ठोस पहचान। मौके से बस एक चीज बरामद हुई, प्रियांशु का मोबाइल। अब पुलिस की नजर सीधे 2 लोगों पर जाकर रुकी, सोनू और अनूप। सबसे बड़ा सवाल यही था, जब गोलियां चली तो ये दोनों कैसे सुरक्षित बच गए? ना कोई चोट, ना कोई खरोंच। ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? इसी शक के आधार पर दोनों को थाने बुलाया गया और कड़ी पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में सोनू और अनूप बार बार यही कहते रहे कि निशाना सिर्फ प्रियांशु ही था, हम तो सिर्फ उसे स्टेशन से लाने गए थे। उनका सवाल भी यही था, अगर हम शामिल होते
तो हम उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों करते। बातों में कुछ हद तक तर्क था, लेकिन पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए। आखिरी कॉल उसकी पत्नी, उसकी माँ और कुछ रिश्तेदारों की थी। इन कॉल्स के आधार पर किसी एक व्यक्ति पर सीधा शक करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन गांव का इलाका होने की वजह से जांच में ज्यादा मदद नहीं मिल पाई। कैमरे कम थे और फुटेज भी नहीं मिली। जांच अभी अंधेरे में ही चल रही थी। इसी बीच पुलिस दोबारा सोनू और अनूप को बुलाती है और बारीकी से सवाल पूछती है। इसी पूछताछ के दौरान अनूप ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि फायरिंग के बाद हमलावर तुरंत नहीं भागे थे। उनमें से एक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अभी यह पूरी तरह से नहीं मरा, और फोन के दूसरी तरफ से शायद कोई उसे वहां से जल्दी निकलने को कह रहा था। इसके बाद दोनों हमलावर वहां से फरार हुए, और इसी एक बयान से पुलिस को समझ आ गया यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी सुपारी किलिंग थी। पुलिस के सामने अब यह साफ हो चुका था कि मामला बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त प्रियांशु घर से निकला था उसकी सही टाइमिंग बहुत कम लोगों को पता थी। किस ट्रेन से लौट रहा है, कितनी देर में स्टेशन पहुंचेगा और किस रास्ते से घर आएगा, यह जानकारी किसी अजनबी के पास होना आसान नहीं थी। यहीं से पुलिस की शक की सुई धीरे धीरे प्रियांशु के घर की तरफ मुड़ने लगी। पुलिस ने फैसला किया कि अब एक बार घर की पूरी तलाशी ली जाए। जब घर की तलाशी शुरू हुई तो बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बेडरूम की अलमारी की जांच की गई, वहां से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। यह फोन छुपा कर रखा गया था। इस फोन के बारे में परिवार से पूछा गया तो पहले सभी ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सवाल सख्त होते गए माहौल बदलने लगा। आखिरकार प्रियांशु की पत्नी गुंजा टूट गई। उसने कबूल किया कि यह फोन उसी का है। यह बात पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि गुंजा पहले से ही एक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। तो सवाल साफ था, अगर दूसरा फोन था तो उसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस ने दोनों फोन जब्त कर लिए और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो जांच में एक बड़ा मोड़ आया। फोरेंसिक डाटा के मुताबिक घटना वाले दिन गुंजा अपने सामान्य फोन से प्रियांशु को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसी समय उसका दूसरा छुपा हुआ फोन किसी और नंबर से लगातार संपर्क में था, करीब 50 से ज्यादा कॉल्स। जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पूछा तो गुंजा ने जो नाम लिया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि यह नंबर उसके सगे फूफा जीवन प्रसाद सिंह का है। जीवन प्रसाद सिंह करीब 60 साल का व्यक्ति, झारखंड का रहने वाला था। स्थानीय स्तर पे काफी प्रभावशाली भी था। गांव में उसे एक नामी ग्रामीण कारोबारी के रूप में जाना जाता था। राजनीति में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गुंजा के इस फोन में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे। एक सिम से वह जीवन प्रसाद सिंह से लगातार बात कर रही थी और दूसरे सिम से ऐसे नंबर पर कॉल किए गए थे जो ठीक उसी समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिवेट पाए गए। सिम खरीद की तारीख, कॉल का समय और लोकेशन, तीनों चीजें आपस में मेल खा रही थी। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं बल्कि एक मजबूत तकनीकी सबूत मौजूद थे। इसी आधार पर 1 जुलाई 2025 को पुलिस ने गुंजा को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में गुंजा ने जो कहानी बताई वो रिश्तों की हर सीमा तोड़ने वाली थी। उसने बताया बचपन में पढ़ाई के लिए उसे अपने फूफा जीवन प्रसाद सिंह के घर भेजा गया था। शुरुआत में जीवन सिंह उसे अपनी बेटी की तरह रखता था, लेकिन जैसे जैसे गुंजा बड़ी होती गई रिश्तों की मर्यादा टूटती चली गई। गुंजा के मुताबिक करीब 12 साल की उम्र से वह इस रिश्ते में फंस चुकी थी। यह रिश्ता करीब 15 साल तक छुपकर चलता रहा। अप्रैल 2025 में सच्चाई तब सामने आई जब गुंजा की बुआ ने अपने पति को गुंजा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। घर में हंगामा हुआ, बात बाहर जाने लगी। बदनामी के डर से परिवार ने गुंजा को वापस बुलाया और जल्द से जल्द उसकी शादी कराने का फैसला लिया। लेकिन शादी इस रिश्ते का अंत नहीं बन सकी। प्रियांशु से शादी के दिन भी गुंजा लगातार जीवन सिंह से फोन पर बात कर रही थी। वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और जीवन सिंह भी नहीं चाहता था कि गुंजा किसी और की हो जाए, लेकिन समाज और बदनामी के डर से वो गुंजा के साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहीं से एक खौफनाक योजना तैयार होने लगी। जीवन सिंह ने गुंजा से कहा, पहले शादी कर लो, आगे का रास्ता देखा जाएगा। और उसी रास्ते का अंत था प्रियांशु की हत्या। जांच में सामने आया कि जीवन सिंह ने 1 लाख की सुपारी देकर 2 शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को इस काम के लिए रखा। दोनों झारखंड के राम मंदिरा गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने गुंजा,
जीवन प्रसाद सिंह और दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया। शादी के सिर्फ 45 दिन बाद एक निर्दोष की जिंदगी खत्म कर दी गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं, यह कहानी है उन रिश्तों की जो नाम के होते हैं लेकिन जिनके पीछे सबसे गंदे इरादे छुपे होते हैं। ये कहानी बताती है कि अपराध हमेशा बाहर से नहीं होता, कई बार वो घर के अंदर ही पल रहा होता है। अब सवाल आपसे है, इस पूरे मामले में आप किसे सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपसे अगली कहानी में फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सतर्क रहे, सच के साथ रहिए। धन्यवाद।